राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ट्रंप के हवाले से जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो बात कही, जो सवाल उठाए, उसके बाद से बहुत सारे सवाल विपक्ष की मंशा पर उठ रहे हैं। छोटे छोटे उन शब्दों का इस्तेमाल करके थोड़ी समय के लिए तो आप पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका दीर्घकालिक जो दुष्परिणाम होगा वो भारत के लिए घातक साबित होगा। कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको सीधे सीधे ये कह देना कि आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो बीजेपी बिल्कुल सेना के पीछे छिपने वाली हरकत कर रही है कि सेना के पीछे आप छिप जाइए, कह दीजिए कि सेना पे सवाल उठाया जा रहा है और आप सवालों का जवाब देने से बच जाइए। भारत का प्रतिनिधि होकर के नहीं खड़ा होना चाहिए। क्या 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी की यही भाषा थी जो आज राहुल गांधी की भाषा है? मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता का स्तर बहुत गिर गया है। वो राहुल गांधी ही हैं, जैसी उनकी देश के अंदर की राजनीति की समझ है, वही उनकी अंतर्राष्ट्रीय बातों की समझ है। विपक्ष को भी इसमें थोड़ी परिपक्वता की जरूरत है और सभी दलों को देश हित ऊपर रखना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, संयम बरते, धैर्य बरते और देश के बारे में जब बात हो तो सब एक स्वर में देश के हित की बात करें। ओछी तुकबंदी हो जाए, उस तुकबंदी की वजह से आप पूरा उसका विमर्श बदलने का प्रयत्न करो, तो ये छोटी सोच को ही तो दर्शाता है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, देश में इस वक्त खास करके सियासत में दो शब्द हैं जो लगातार गूंज रहे हैं। एक है सीज फायर और दूसरा है सरेंडर। विपक्ष लगातार सीज फायर को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ट्रंप के हवाले से जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर जो बात कही, जो सवाल उठाए, उसके बाद से बहुत सारे सवाल विपक्ष की मंशा पर उठ रहे हैं कि आखिर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इतनी जल्दी में क्यों दिखाई देता है। देखिए, इसका तर्क ऐसे दे सकते हैं कि कनाडा में G7 की बैठक होनी है, उसको लेकर विपक्ष ने पहले हंगामा मचा दिया कि भाई भारत को निमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके विपक्ष की यहां पर पोल खोल दी। सवाल यह है कि भारत के सरेंडर की अगर आप बात करते हैं, पीएम के सरेंडर की अगर आप बात करते हैं, तो निशाना क्या सेना पर नहीं, सेना के शौर्य पर नहीं होता? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, उसको लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं और बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता पीएम को सिंदूर का सौदागर कहते हैं या इस तरीके से उनको संबोधित करते हैं, तो उसका क्या वो सेल्फ गोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बड़ा सियासी ब्लंडर उनसे हो गया है जो शायद कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है? और सरकार से भी सवाल यह है कि जब मांग हो रही थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, जो बात प्रतिनिधिमंडल जाकर दुनिया भर में बता रहे हैं वो देश में देश के लोगों को बताने में क्या दिक्कत है, तो उस पर सरकार का स्टैंड भी साफ होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने तो अब तारीख का ऐलान कर दिया, करीब 1.5 महीने पहले ही बता दिया कि भाई 21 जुलाई से संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू होगा। तो ये जो पूरा पेच है सियासत में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, जो बात उन्होंने कही, उसके बाद उसी लाइन पर अब कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी नजर आ रहे हैं, उसी लाइन पर हमला करने की कोशिश हो रही है। दफ्तरों के बाहर पोस्टर भी कुछ ऐसे ही लग गए हैं। कैसे देखें इसको? ये सेल्फ गोल के तौर पर देखें, कोई सोची समझी एक बड़ी सियासी रणनीति है, या वो नैरेटिव बनाने की कोशिश, जैसे लोकसभा में एक नैरेटिव बना लिया था आरक्षण को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लग रहा है कि इसके जरिए भी नया नैरेटिव गढ़ लेंगे? लेकिन इसमें तो फिर बीजेपी तो सेना को लेकर हमला कर रही है ना, कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्र के प्रमुख नेता हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री के बाद दूसरे पायदान का नेता माना जाता है। लेकिन आदर्श जी, मैं हैरान इस बात को लेके हूँ कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे कि सरेंडर भारत में। 1948 से 2025 तक की जो फहरिस्त प्रस्तुत की गई है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले भारत गुलाम था और गुलामी के बाद वो सरेंडर की परिधि में चला गया। मतलब आज़ाद कभी नहीं हुआ। तो क्या हम आज़ादी का अमृत महोत्सव यूं ही मना रहे? फिर हमारी पीढ़ी के अलावा जो नई पीढ़ी आ रही है, जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना लेके चल रही है, उसको लग रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, वो क्या सोचेगा? तो सबसे मूल प्रश्न ये है कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने से पहले क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा? 1948, 62, फिर 2008, ये वो तिथियां हैं जिनको सत्ता पक्ष की तरफ से भी तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सरेंडर किया। तो ये दोनों जो सरेंडर का कैलेंडर है, वो वास्तव में बता रहा है कि भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया है। अब सेल्फ गोल की यदि आप बात करेंगे तो इसमें राहुल गांधी अपने लिए सेल्फ गोल नहीं मार रही है, तो भारत के लिए सेल्फ गोल हो रहा कि भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ पूरा मूवमेंट है, उसको भी तो कहीं ना कहीं डंट लगेगा इससे। तो इसलिए राष्ट्रहित में मुझे लगता है कि ये सब बातें करने से पहले शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। और जो राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए
कि छोटे छोटे उन शब्दों का इस्तेमाल करके थोड़ी समय के लिए तो आप पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका दीर्घकालिक जो दुष्परिणाम होगा वो भारत के लिए घातक साबित। बड़ी बात आप कह रहे हैं पूर्णिमा जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, ये बात कही, सबके मन में यही सवाल है कि अगर आप पीएम को लेकर इस तरह की बात करते हैं तो आप सीधा सीधा देश को कह रहे हैं कि देश झुक गया। क्या ये बात कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, मैं कह लूं लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिनकी बात पूरी दुनिया सुन रही है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो इसका असेसमेंट नहीं हो रहा है, या केवल हमला करना है, फिलहाल फौरी सियासी फायदा देखना है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है चीजें, या इसमें गंभीरता उस लेवल की है जो होनी चाहिए? देखिए आदर्श जी, सिचुएशन में गंभीरता तो बहुत है, लेकिन जिस भाषा में उस गंभीरता को प्रस्तुत किया जा रहा है वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। एटलीस्ट मैं पर्सनली तो उससे अग्री नहीं करूंगी। भाषा उनकी बहुत ही वाहियात है, इसमें कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस भाषा का प्रयोग करने से उनको बचना चाहिए था। लेकिन असल सवाल ये है कि जो सवाल 1-1.5 महीने से मुंह बाए खड़े हैं, क्या सरकार को उनको जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार की क्या देश के लोगों के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? और अगर सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको सीधे सीधे ये कह देना कि आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो बीजेपी बिल्कुल सेना के पीछे छिपने वाली हरकत कर रही है कि सेना के पीछे आप छिप जाइए, कह दीजिए कि सेना पे सवाल उठाया जा रहा है और आप सवालों का जवाब देने से बच जाइए। भाई, आप जब डेलीगेशन भेज रहे हैं, कितने देशों में आप जा के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या देश के लोगों को ये जानने का हक नहीं है? सीडीएस जाके सिंगापुर में कोई बयान दे देते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो भी हमें डिटेल मालूम हुई, कहीं और से ब्लूमबर्ग से एजेंसी से किसी और इंटरव्यू से खबरें आ जाती हैं। तो ये चिटपुट इंस्टॉलमेंट्स में खबरें क्यों लोगों को दी जा रही हैं? देश के लोगों को जानने का हक है कि नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो सबके मन में आज भी है कि सीज फायर चलिए छोड़िए, संघर्ष विराम, सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, वो ऐसे ही तो बेवजह नहीं हो जाता है। एक डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाया और दूसरे ने मान लिया, ऐसे तो देशों के बीच में नहीं चलती हैं ये बातें। तो वो किन शर्तों पे हमने किया? भाई, सेना वाकई में बहुत शानदार काम कर रही थी, तो बीच में आपने क्यों रोका? इस चीज को, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आप एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाने के बिल्कुल मुहाने पे खड़े थे इस बार। फिर आपने क्यों अचानक से अपने पैर खींच लिए? और जब पैर खींचे तो उसकी खबर हमें कौन देता है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप देते हैं। उसके बाद आपकी तरफ से दिनों दिन तक चुप्पी रहती है। 4-5 दिन के बाद जाके जयशंकर जी की तरफ से एक बयान आता है कि नहीं, हमारी तरफ से ये डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई और हमने उनकी पहल मांगी। पीएम ने आज तक उस पर कुछ नहीं कहा है। पीएम के भाषणों में आप वो वैसे लोगों से तो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, रैलियों में ही या रोड शो में उनकी हमें सुनाई देती हैं बातें, तो उसमें भी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप 12-13 बार वो दोहरा चुके हैं, कई फोरम्स में दोहरा चुके हैं, अपने देश में कोर्ट में दोहरा चुके हैं इस बात को। तो क्या लोगों को ये जानने का हक नहीं है? और अगर वाकई में किसी के दबाव में ये हुआ है तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। भाई, हम अपनी सॉवरेनिटी को किस चीज़ के लिए गिरवी रख रहे हैं? क्या हमको ये मंजूर होना चाहिए कि किसी देश ने व्यापार बंद करने की धमकी दी? अभी परसों तक ट्रंप ने कहा है, रूस से राष्ट्रपति के साथ बात में कहा है, जर्मनी के चांसलर के साथ बातचीत में ये बात सामने आई है। तो क्या इस पे देश को सफाई नहीं मिलनी चाहिए? हमें पता नहीं होना चाहिए? सवाल बिल्कुल वाजिब हैं, उनका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। और सरकार उन जवाबों से क्यों बच रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, भाषा का स्तर, सरेंडर कैलेंडर, नरेंद्र सरेंडर, डेफिनेटली मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन जो सवाल है वो सवाल आज भी अपने जवाब के इंतजार में वैसे ही खड़े हैं और देश को जानने का हक है। कोई आप शहंशाह नहीं है कि आपकी किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आप लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं और लोगों को जानने का हक है। आप विशेष सत्र भी नहीं बुला रहे हैं तो आखिर कौन से फोरम से आप लोगों के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी जताएंगे? 1-1.5 महीना ये ऐसे ही चलता रहेगा और उसका मतलब सीधा सीधा ये लग रहा है कि आप उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे। ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर एलिगेशंस लगते रहेंगे, आपस में शब्दों की इस तरह से वर्बल वॉर छिड़ती रहेगी, तो उसका राजनीतिक फायदा दोनों तरफ से उठाया जाएगा, जो होगा और जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है। अच्छा सर, सरकार को दिक्कत कहाँ है? क्यों विशेष सत्र नहीं बुलाया गया? या अब आप लोग लगातार कवर करते रहे संसद को, सालों से संसद में किस तरीके से संसद की प्रक्रिया चलती है उसको देखते रहे। 1.5 महीना पहले करीब तारीख आ जाती है।
आमतौर पर मुझे याद नहीं आ रहा अपने हिसाब से कि इतनी जल्दी तारीख आ जाती है या इतना पहले बता दी जाती है कि सत्र कब से शुरू होगा, कोई भी सत्र हो। इस बार तो मानसून सत्र की तारीख 21 जुलाई की पहले से आ गई, 1.5 महीना पहले। मतलब मकसद साफ है कि भाई विशेष सत्र नहीं होगा, विपक्ष के जो सभी 16 दलों ने मिलकर चिट्ठी लिखी है आप उसको भूल जाइए, मानसून सत्र का इंतजार कीजिए। दिक्कत कहाँ आ गई, पाकिस्तान ने भी विशेष सत्र बुला लिया, तमाम बातें कर ली, सारी बातें कर ली, सब बोल लिया, ठीक है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनके साथ क्या किया वो भले उसको छुपाने की कोशिश वहाँ करते रहे, लेकिन हमें तो आकर अपने देश को बताना चाहिए था ना। कम से कम हो सकता है कि शायद विपक्ष को ये मौका नहीं मिलता और ये बात यहाँ तक नहीं आती। भारत मतलब कहानी क्या है इसके पीछे, ये मैं समझ। भारत के 3-4 युद्ध हुए, कभी भी युद्ध के बाद विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। तो इस बार भी युद्ध के बाद तो विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक सवाल है विपक्ष को जानकारी देने का, तो उसकी प्रक्रिया रहती है। जैसे विदेश मामलों की स्थायी समिति है, उसके अध्यक्ष भी कांग्रेस के नेता हैं। उसकी बैठक बुलाई गई और खुद विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने वहां पर सारी जानकारी दी, तो उसके माध्यम से विपक्ष के पास पूरी कंप्लीट जानकारी जा चुकी है। और जहां तक ये है कि कुछ छुपाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी छुपाया गया है। 10 तारीख को ही, 10 मई को ही जो डीजीएमओ ने बताया था वही सीडीएस ने सिंगापुर में बताया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यही बताया है कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है। पहले ज़माने में युद्ध होते थे तो घोड़े और तलवारें और ये सब जो उस वक्त भी नुकसान तो होता ही था, दोनों तरफ हाथियों का, घोड़ों का नुकसान होता था। और जब भी युद्ध हुआ है उसमें जितना भी सेना का आप समझिए साजो सामान है उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है तो वो यूज़ तो होता ही है, उसको नुकसान कह लीजिए या यूज़ कह लीजिए। तो अगर मान लो कोई हमारा विमान गिरा है तो क्या पाकिस्तान ने उसका कोई सबूत दिया? कोई सबूत नहीं दिया। तो इसलिए ये बात तो तभी गलत हो जाती है कि जब पाकिस्तान ही कोई सबूत नहीं दे पा रहा है। विपक्ष के नेता जब से सवाल उठाते हैं कि कितने विमान हमारे गिरे, तो क्या एक भारतीय के नाते, विपक्ष के नेता के नाते उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वह पाकिस्तान पर सवाल उठाए कि आप हमें सबूत तो दीजिए? क्या वह भारत के प्रतिनिधि नहीं है? अभी शशि थरूर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। शशि थरूर ने उन्होंने कहा कि हम भारत के अंदर विपक्ष हैं, भारत से बाहर निकलते ही विपक्ष नहीं है। तो अब जब देश का सवाल है तो ऐसे देश के सवाल के समय राहुल गांधी को क्या भारत का प्रतिनिधि होकर के नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी की यही भाषा थी जो आज राहुल गांधी की भाषा है? मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता का स्तर बहुत गिर गया है। अब देखिए, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, पीवी नरसिम्हा राव, शरद पवार, ऐसे स्तर के विपक्ष के नेता रहे हैं। आज कैसी भाषा बोली जा रही है? विपक्ष के नेता की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी, मैं भाषा पर से सवाल नहीं उठाता, सिर्फ भाषा नहीं, इसके अलावा भी एक जिम्मेदारी उनकी बनती है विपक्ष के नेता के नाते। वह प्रधानमंत्री से मुलाकात मांग सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की भी ड्यूटी होती। अगर वह विपक्ष के नेता उनसे मुलाकात मांगते तो कोई चीज़ उनसे पूछना चाहते तो बताते। दूसरी बात, अगर कोई भी विपक्ष का नेता, ये परंपरा रही है, कुछ भी चीज़ जानकारी हासिल करना चाहता है तो वह विदेश मंत्री से मिल सकता है, विदेश सचिव से मिल सकता है। और आमतौर पर ऐसी परंपरा भी रही है कि ऐसे मौक़ों पर विपक्ष के नेता को ब्रीफ भी किया जाता है। ब्रीफ क्या वो लेना चाहते थे? क्या उन्होंने कभी कोशिश की? क्या उन्होंने विदेश मामलों के स्थायी समिति के अध्यक्ष को अपने पास बुलाया कि आपको सरकार ने क्या जानकारी दी? क्या उनको वहाँ से ब्रीफिंग नहीं मिल सकती थी? एक पूरा जरिया होता है, सिस्टेमेटिकली सारी सरकारें चलती रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखना होगा ब्रीफ देने की कोशिश भी हुई कि नहीं। तो ब्रीफ देने की कोशिश अगर वहाँ से मांगी जाएगी तभी दी जाएगी ना। अदरवाइज तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर कर दी गई थी, डीजीएमओ की तरफ से क्लियर कर दी गई थी। और जहाँ तक ये सवाल है कि ट्रंप ने पहले कहा, तो उस मामले में भी थोड़ी सी चूक जरूर हुई है सरकार से कि जब 3:35 पर डीजीएमओ से बात हो गई तो तुरंत एक प्रेस नोट इशू करना चाहिए था, एक बयान पीएबी से आना चाहिए था कि ऐसा हुआ है। उसमें वो थोड़ा पहले छलांग मार गए ट्रंप और उन्होंने कर दिया। और आप देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 2-3 ब्रीफिंग में और इंटरव्यूज में ये क्लियर किया है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, कई देश कोशिश कर रहे थे, हमसे भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे कि इसको बंद कीजिए क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों, कभी ऐसा ना हो जाए कि जैसे खबर भी आई थी कि वहाँ पर दरवाजे पर जो है वो
अटैक हो गया, तो इस तरह की चीज ना हो। तो कई देश कोशिश कर रहे थे, ट्रंप भी कोशिश कर रहे थे, भारत को भी कह रहे थे, उनको भी कह रहे थे कि मत कीजिए ये। अब जो बात सामने आई है वो ये है कि 10 तारीख को सुबह पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया कि आप उनको मना लीजिए, हम सरेंडर करते हैं। तो अमेरिका के विदेश मंत्री का भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुबह फोन आता है कि पाकिस्तान अब तैयार है, वो अब हमला नहीं करेगा। भारत, आप देखिए 10 तारीख को ही, बल्कि 7 तारीख को जब डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन किया और बताया कि हमने आतंकवादी शिविरों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है, हमने सिविलियंस पर नहीं किया, हमने आर्मी पर नहीं किया, अगर अब आप करेंगे तब हम करेंगे। तो इसका मतलब क्या था? युद्ध तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ वो हमला कर रहे थे, हम जवाब दे रहे थे, सिर्फ इतना ही था। तो युद्ध तो नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम नहीं करते। तो पहले ही भारत ने, डीजीएमओ ने 7 तारीख को उनको कह दिया था कि अब आप करोगे तो हम करेंगे। तो जब वो कर रहे थे उसके रिएक्शन में हम कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं करते तो बात खत्म हो गई। तो भारत ने जो है युद्ध विराम को मान लिया। तो युद्ध तो शुरू नहीं हुआ था, एक तरह से वो पहल कर रहे थे, हम उनका जवाब दे रहे थे। तो विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री को कहा कि ये बात पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए, आपकी तरफ से नहीं। और उसके बाद 12:30 बजे से शुरू हुआ पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करना, 3 बार फोन किए, तीसरे फोन पर बातचीत हो पाई 3:35 पे। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसमें कहाँ गड़बड़ है? कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं मुझे दिखाई देती। नहीं गड़बड़, अब विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है कि इसमें बड़ी गड़बड़ है। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि भाई सीज फायर क्या ट्रंप के दबाव में हो गया? ट्रंप का एक फोन आया, ट्रंप ने धमकाया और आपने सीज फायर कर दिया। विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है। सवाल यही है, अगर सब कुछ इसी तरीके से हो गया था तो हम ही आकर जारी कर देते, हमने इतना वक्त क्यों ले लिया? एक चलिए, अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं तो भी हमने 4-5 दिन ले लिए। जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 4-5 दिन के बाद सामने आते हैं, फिर वो उसको क्लैरिफाई करते हैं। पहले कर देते तो शायद विपक्ष इतने सवाल उठाता ही नहीं, या उठाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आदर्श, सबसे पहले मैं जो विषय जो चल रहा है उस पर मैं एक जो राहुल गांधी जी की बात पे पहले मैं उस पर थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक कि राजनीतिक समझ के बारे में जो बात है, वो अगर उसकी बात करी जाए तो राहुल गांधी जी ने पिछले 15-20 सालों में ये बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है कि भाई राजनीतिक देश के अंदर की जो राजनीति है उसकी समझ के बारे में उनकी अपनी समझ कितनी है वो उन्होंने कई बार सिद्ध करी हुई है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ की बात है, कि मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ये समझता था चूँकि वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, तो उनकी राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो समझ है वो बेहतर होगी। लेकिन इस बार उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई, वो राहुल गांधी ही हैं। जैसे उनकी देश के अंदर की राजनीति की समझ है, वही उनकी अंतर्राष्ट्रीय बातों की समझ है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि जो राहुल गांधी आज की तारीख में बात कर रहे हैं, ये बात क्या ये बौखलाहट में तो नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से डेलीगेशन गया और जो कांग्रेस के बचे खुचे जो 2-4 चेहरे बचे हैं, वो जिस तरह से उस डेलीगेशन के पार्ट हुए और ये एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह इनको अलग करके पूरी कार्रवाई से रखा गया, कहीं ये इनकी बौखलाहट तो नहीं है कि पार्टी एक नए विघटन की ओर बढ़ रही है, जिसका जवाब देना कांग्रेस को फिर भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अब चुनाव वो नहीं है कि अब 29 में चुनाव होगा तभी बात करेंगे। अब चुनाव तो 5 साल चलता रहता है। तो जो इस डेलीगेशन में जिस तरह से जो लोग बातें कर रहे हैं, शशि थरूर जी का जिस तरह से बातें करने का स्टाइल है, वो साफ साफ ये दिख रहा है कि उनका झुकाव अब बदल चुका है। आप ऐसे मामले में क्या राहुल गांधी जी उस खिसियाहट में तो बात नहीं कर रहे हैं? एक बात और भी है जो पूर्णिमा जी ने कही कि हर आदमी को ये जानने का हक है, या लड़ाई क्यों रोकी गई इस बात को सबको जानना चाहिए और पता होनी चाहिए। मैंने भी एक चीज़ बहुत लोगों से बात करी, लोग ये चीज़ बहुत गंभीरता से ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा अपर हैंड था तो हमने पूरा पाकिस्तान को नेस्त नाबूद क्यों नहीं कर दिया। आदर्श जी, मैं 2 युद्ध का उदाहरण दूंगा। वियतनाम में अमेरिका ने भी शायद यही सोचा होगा, उनके यहाँ भी लोगों ने वही समझाया होगा और वही उन लोगों ने समझा होगा। वियतनाम में अमेरिका की कितनी फजीहत हुई। दूसरी लड़ाई जो
रशिया इस समय लड़ रहा है उसको क्या मिल रहा है? तो लड़ाई में हमारा पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर का जो पर्पस था वो ये था कि हम आतंकवादियों को सजा देने जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। हाँ। अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें कि हमने जो समझौता किया वो अपनी टर्म्स पे नहीं किया, हमने धमकी में किया, तो देखिए चाहे वो शिमला समझौता हो या ताशकंद समझौता हो, दोनों में जो कांग्रेसी नेताओं ने जो समझौते किए थे उसमें भी कोई हमने बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े थे। हमने अपने अपर हैंड होने के बाद भी अपनी राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट के कारण हमने वहां पे समझौते में समझौते किए। तो आज जो नेता प्रतिपक्ष, जो नेता विपक्ष, उनको कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि वो हर बात में वो विपक्ष में रहते हैं, वो प्रतिपक्ष नहीं है। तो जो वो बातें कर रहे हैं वो कृपया करके एक बार शिमला समझौता भी पढ़ लें और एक बार वो ताशकंद समझौता भी पढ़ लें, तब ये आज ये बात करें। अच्छा, आप जो अभी आपने मेन सवाल पूछा था कि क्या जो है अगर हमारी तरफ से ये जाता ट्रंप के बोलने से पहले, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मामले ऐसे होते हैं, ट्रंप की अपनी जो इमेज है वो थोड़ी सी मुझे नहीं पता कि ये बोलना उचित होगा या नहीं, लेकिन थोड़ी सी बड़बोलेपन वाली है। हम लोग एक संयमित और एक संतुलित और एक समझदार लोकतंत्र है। हम किसी दूसरे के को कॉपी करने के लिए उस सीमा और उस मर्यादा को लांघ नहीं सकते हैं। तो वो हमने अगर उस सीमाओं में रह के जो काम किया उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई कह रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया है, तो वो एक देश के प्रत्येक नागरिक ने, एक मंत्री ने भी से लेके एक रिक्शे वाले तक ने भी सरेंडर करने की बात करी जा रही है। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन समीर सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, जिस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं या जिनके बयानों के जरिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है सरेंडर कर दिया, उनके यहाँ तो अपने देश में उनकी हालत ख़राब है, उनको लेकर अलग सियासत चल रही है। एलन मस्क के अलग होने के बाद किस तरीके से सोशल मीडिया पर खींचतान, डिशुम सब कुछ चल रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उस ट्रंप के बड़बोले बयान पर हम यहाँ पर अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं, अपने देश की उपलब्धि पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद सेना के अधिकारियों ने कई बार ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन था जो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने पलटकर जवाब दिया, वो युद्ध तो था नहीं। देखिए आदर्श, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम के बाद जो हुआ, इसको लेकर एक बात बहुत साफ हो गई है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, देश में राजनीतिक दलों को राजनीति करना है, फिर वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे लगता है कि दोनों दलों की तरफ से थोड़ी एक राजनीतिक परिपक्वता का थोड़ा सा अभाव रहा है, जिसके चलते इस तरीके से माहौल देश के अंदर बना है। देखिए, अगर जब हुआ पूरा मामला हुआ उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक के प्रधानमंत्री आते और वो ब्रीफ करते तो काफ़ी चीज़ों को लेकर साफ होता। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था। जब ये तय था कि आप अगर विशेष सत्र नहीं बुलाने वाले हो तो सर्वदलीय बैठक में आके प्रधानमंत्री फीडबैक दे सकते थे। दूसरा, मुझे लगता है कि जब ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो भेजा गया है उसमें राहुल गांधी को एक प्रतिनिधिमंडल में भेजने की अगर सरकार कहती कि भाई आप विपक्ष के नेता हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, हम चाहते हैं कि आप एक प्रतिनिधि मंडल का आप अध्यक्ष नेतृत्व कीजिए और आप जाइए, अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना नहीं कर पाते। हालांकि सरकार ने विपक्ष से नाम मांगे थे, कांग्रेस ने अपने नाम भेजे, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं भेजा। मुझे लगता है अगर सरकार ये पहल कर दी कि विपक्ष के नेता को भेजने का अगर सरकार प्रस्ताव देती तो ये कांग्रेस के लिए स्वीकार करना एक मजबूरी भी होता और वो मना नहीं कर पाती, और एक अच्छा संदेश भी जाता कि हम चाहते हैं कि विपक्ष का नेता भी इस मामले को लेकर चला जाए। तो देखिए, अगर मामला देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या और जो मामला उठा ये ट्रंप के ट्वीट से उठा। जब संघर्ष विराम की घोषणा तो ट्रंप ने की ना, जो इस मामले में उन्होंने लीड लेने की कोशिश की, तो संदेश ये गया कि भाई ये ट्रंप ने दोनों जगह से बातचीत की और वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से होती या भारतीय सेना की तरफ से होती या विदेश मंत्री की तरफ से होती तो जो पूरी गफलत और जो गलतफहमी या जिस तरीके से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई देश में, वह शायद उत्पन्न नहीं हो पाती। और हर बात पर यह कह देना कि भाई सेना का अपमान हो रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर सेना के अपमान और सम्मान की इतनी बात थी तो विजय शाह का अगर इस्तीफा हो जाता तो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का ये नैतिक अधिकार बन जाता कि विजय शाह ने सेना पे जो बयान दिया था हमने उसका तुरंत इस्तीफा लिया, पार्टी से निकाल दिया। तो सेना का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो विजय शाह पर तो आप बोलते नहीं हो,
लेकिन विपक्ष का नेता या कोई दूसरा प्रश्न पूछे तो आप कह देते हो कि सेना का अपमान हो रहा है। तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। लेकिन जहां तक पूरे मामले की बात है, राहुल गांधी और कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर प्रतिनिधिमंडल गया है विदेश में तो वो देश का प्रतिनिधिमंडल है, वहाँ उसको आप प्रतिनिधिमंडल के बारे में अगर जयराम रमेश ये कह देते हैं कि भाई वहाँ आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल के सांसद भी घूम रहे हैं, एक ही तराजू पर आप दोनों को तिलते हो, मुझे लगता है ये भी एक गलत संदेश कांग्रेस ने देने की कोशिश की है। और राजनीति तो होगी, आप देखिए सब बिहार में राहुल गांधी ने कहा, पहले वो भोपाल गए थे 3 जून को, उस कांग्रेस की जो उनके सांसदों के विधायकों की जो उन्होंने बैठक ली थी, विधायकों की बैठक थी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था पहली बार सरेंडर का। उसके बाद जो अभी वो बिहार गए 2 दिन के दौरे पे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को इस तरीके से बचना चाहिए। अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ठीक है, सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन अब 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का जो संसद का मानसून सत्र होगा, आप सरकार को वहां प्रश्न पूछ सकते थे। सरकार ने कहा है, किरण रिजिजू का कल बयान आया है संसदीय कार्य मंत्री का, कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सभी जानकारी देगी और विपक्ष जो पूछेगा उसका हम पूरी जानकारी देने को तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि इतना धैर्य राहुल गांधी को भी रखना चाहिए था कि इस तरीके से अगर वो सड़क पर जिक्र कर रहे हो लेकर, या कल जो सुप्रिया श्रीनाथ का जो बयान आया है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है, सिंदूर के सौदागर का बयान दिया है, तो उससे तो मुझे सोनिया गांधी के उस मौत के सौदागर का जो उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस बयान को भी मुझे याद आ गई है। तो इस तरीके से बयानों से बचना चाहिए। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आपको जब जो प्रश्न पूछने आप सरकार से पूछिए, सरकार से भी प्रश्नों का जवाब देगी। इस तरीके से कर देश दुनिया के सामने मुझे लग रहा है इस समय तो देश को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। जबकि जब सरकार कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये स्थगित हुआ है, हमारे तर्कश में भी बहुत तीर है, और अगर पाकिस्तान पर इस तरह की हरकत करेगा तो उसे फिर हम सबक सिखाएंगे। तो इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य का परिचय विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को भी देना चाहिए था, विपक्ष के नेताओं को भी देना चाहिए था। राजनीति करने के लिए सबको समय मिलेगा, अभी बहुत देश में पूरे समय राजनीति चलती रहती है, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब देश के नेताओं को देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। भले ही राजनीतिक विचारधारा अपनी अलग अलग हो, लेकिन जब सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको मिलकर मुझे लगता है इस समय देश के साथ एक स्वर में बोलना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई विपक्ष को भी हम एक समय साथ लेकर चले, और विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि भाई सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ है, और पूरा देश एक है। जब 140 करोड़ की जनता एक स्वर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से कर रही थी, और प्रधानमंत्री मोदी जब 23 अप्रैल को मधुबनी में गए थे इस घटना के बाद, तो उन्होंने कहा था हम सबक सिखाएंगे। उसके बाद 29 मई को जब प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर गए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था पटना की, जब उन्होंने विक्रमगंज की रैली की तो उन्होंने कहा था कि मैंने आकर देश की जनता को भरोसा दिया था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, और जो बिहार से की जनता से मैंने और देश की जनता से बिहार की भूमि से जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया, और उसके बाद मैं बिहार आया हूं। तो देश की जनता से किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वादा पूरा किया। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें थोड़ी परिपक्वता की जरूरत है, और सभी दलों को देश हित ऊपर रखना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, संयम बरते, धैर्य बरते, और देश के बारे में जब बात हो तो सब एक स्वर में देश के हित की बात करें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जयदीप जी एक चीज, विपक्ष बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहा है क्या? क्योंकि विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष सब बारी बारी से अपने अपने हिस्से की सियासत करते रहते हैं, लेकिन चुनावी साल है, बिहार से शुरू होगा, फिर बंगाल है, सब कुछ है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे, अब वो सीधे तौर पर सरेंडर की बात कर रहे हैं, और जब सरेंडर की बात करते हैं मुझे बार बार यही लगता है, एक बात आप कहा करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि एक चाबी मिल गई है, सब जगह लगा के देख रहे हैं, इस बार फिर वो एक चाबी ढूंढ कर ले आए हैं क्या, कि वो सरेंडर वाली चाबी अगर कहीं चल गई तो शायद फिर से आगे। आपका सवाल अच्छा है। जो चाबी मिली थी उससे कई प्रयासों के बाद एक ताला खुल गया था, लेकिन वही चाबी आगे नहीं चली। हाँ। तो हर ताले की एक चाबी नहीं होती है, और अभी अगर सरेंडर को वो चाबी मान रहे हैं तो इससे बड़ी भूल वो नहीं कर रहे हैं, फिर वो देश की जनता के मानस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब बात देश की आती है तो जिस तरीके से शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टर जो आलोचक हैं वो भी देश के पक्ष में बोलने लगते हैं, वैसे इस देश की जनता का भी मिजाज ऐसा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, जब भारत की बात आती तो वो गली नुक्कड़ चौराहे पान की दुकान पर भारत की बात करते हैं। और जिस तरीके से सवाल पूछेगा और जिस भाषा में सवाल पूछेगा वो गलत है। सवाल पूछना गलत नहीं है, उसकी टाइमिंग और उसकी भाषा गलत है। अगर टाइमिंग का आपको लिहाज नहीं है, टाइमिंग की समझ आपको नहीं, तो आप राजनीति तो खेल ही टाइमिंग का है ना। कई बातें संदर्भ के साथ और समय के साथ सही और गलत होती है, पूर्ण सच और पूर्ण झूठ कुछ होता नहीं है। आप एक बात बताइए कि मान लीजिए भारत के जेट गिरे भी हैं, और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया था एक पत्रकार के सवाल के जवाब में, उससे स्पष्ट था। तो क्या उसको कोई नेता चला रहा था, कोई प्रधानमंत्री चला रहा था?
अरे सेना ने चलाया ना, सेना की टेक्टिकल चूक थी, वही सीडीएस ने आगे जाके कहा इट वॉज अ टेक्टिकल मिस्टेक विच डिफेंस एडमिटेड। तो डिफेंस की गलती है कि किसी राजनेता की गलती है? और उसके जवाब में किसी ने 3, 4, 2 का आंकड़ा दे भी दिया तो उससे क्या साबित होगा? राजनेता गलत है, सरकार गलत है। सबसे बड़ा अधिकारी जो सेना का है वो खुद कह रहा है कि हमारी टेक्टिकल मिस्टेक थी और हमने उसको सुधार लिया। इसके आगे आपको क्या जवाब चाहिए? इन सवालों से विपक्ष खुद को बहुत बौना और बहुत छोटा कर रहा है। और टाइमिंग इसलिए गलत है कि आप ही के नेता बाहर जाकर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, खुद सलमान खुर्शीद ने, हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सलमान खुर्शीद जी ने ये सरेंडर और इसको लेकर, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते राहुल गांधी के। उन्होंने कहा कि मैं अपने नेता की बात से सहमत हूं। एक बात बताइए, सरेंडर शब्द का प्रयोग तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया ना, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने बन रहे हैं। और आप किस डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होकर अपने देश के नेता पर 12 बार 13 बार वो बोल चुके हैं। मेरे को एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क जो उनके चुनाव में $250 मिलियन खर्चा करके उनको जितवा के लाए, उन दोनों में तो दरार पड़ गई है। जो कहते थे एक फोन पर मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, 50 फोन करके भी वो उस युद्ध को नहीं रुकवा पाए हैं। वो इजराइल को आज तक नहीं समझा पाए कि वो गजा पर हमले नहीं करे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध रुकवाया, और उसमें भी उन्होंने केवल रुकवाने की बात की थी, उन्होंने सरेंडर की बात वहां भी नहीं की थी। केवल राइम बन जाए, केवल कोई घिनौनी ओछी तुकबंदी हो जाए, उस तुकबंदी की वजह से आप पूरा उसका विमर्श बदलने का प्रयत्न करो, तो ये छोटी सोच को ही तो दर्शाता है। नरेंद्र के साथ सरेंडर का अगर आपको तुकबंदी करनी है, और उस सरेंडर शब्द का सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण होता है। क्या भारत की सेना ने इस पूरे इतिहास में 62 का युद्ध हमारे लिए इतना खराब था तब भी क्या आत्मसमर्पण किया है? कहीं भी आप युद्ध में कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं। ताशकंद का समझौता होता है, शिमला 90,000 सैनिकों का समर्पण बांग्लादेश में किसका हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था ना, जो कागज पर है, ऑन रिकॉर्ड पर है। भारत का बताइए कोई है कि? आत्मसमर्पण शब्द, सरेंडर शब्द अपने आप में बहुत गलत है। मैं ये भी कहूंगा कि उसके प्रत्युत्तर में पुरानी जो युद्धों की उदाहरण देकर कुछ भाजपा की तरफ से भी जो कहा गया वो गलत है। मुझे लगता है कि इससे हम सेना का अपमान ज्यादा कर रहे हैं दोनों ही तरफ से। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने कल कहा, तमाम बातें कहने के बाद वो सिंदूर का सौदागर शब्द लेकर आ गई। ये सौदागर का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता, वो खामियां करने के लिए, फेल होने के लिए, हताश होने के लिए, 400 सीटों जो कि एक समय आई थी ऐतिहासिक रूप से, वहां से 40 सीटों पर जाने के लिए ही अभिशप्त है। और क्या कह सकते हैं आप, जब आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि किस वक्त क्या कहना है। मतलब ये तो नर्सरी के बच्चे की बात कर रहे हो आप, राइमिंग कर रहे हो, सिंदूर का सौदागर कह रहे हो। मैं अपने पिछले खबरों के खिलाड़ी में भी कह चुका हूं कि सरकार की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर का जरूरत से ज्यादा लाभ लेना, राजनीति जरूरत से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, लाभ तो लिया ही जाएगा और विपक्ष भी हमला करेगा ही। अगर सरकार खुद भी करती है, भाजपा भी करती है, तो वो बहुत गलत होगा उनके लिए, वो उनका सेल्फ गोल होगा, वो उनको हिटबैक करेगा। देश की जनता भी एक स्तर तक ही समझेगी उस बात को कि हाँ आपने ठीक किया। ये मलाल लोगों के दिलों में बहुत लंबे समय तक रहा कि जब हम अच्छी स्थिति में थे तब हमने रोका क्यों? सरेंडर तो वहां जनता ने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा यार और मारना था और ठोकना। तो ये तो एक बाहर जो चिल्ला रहा है फुटबॉल स्टेडियम में कह रहा है और गोल करो, उसको थोड़े पता होता है खिलाड़ी पे क्या गुजर रही है और कितना कठिन होता है नीचे गोल करना। जो अगर हजारों की जनता स्टेडियम में बैठी हो तो छक्का मारो ही बोलेगी ना। वो तो विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर को पता है कि छक्का मारने के लिए क्या प्रयत्न और क्या स्किल लगते हैं और किस परिस्थिति में कैसी गेंद खेलनी पड़ती है। जनता का क्या है, वो तो चिल्लाती रहेगी खूब छक्के मारो, खूब विकेट लो। ये हुलिगनिज्म जो होता है और भीड़ का शोर जो होता है और जो असली खेल मैदान में या युद्ध के मैदान में हो रहा होता है, उसमें जो अंतर होता है वो समझे बिना अगर हम राजनीति करेंगे तो वो देश का नुकसान ही करेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। पूर्णिमा जी मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात भी जोड़ दीजिएगा। 26/11 हुआ था, उसके बाद भी देश में ऐसा ही माहौल बना था। जो कुछ हुआ उस पर ठीक है बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सोच समझकर स्टेप लिए गए, सोच समझ के कदम उठाए गए। तो फिर विपक्ष बीजेपी की सरकार से ऐसी उम्मीद क्यों कर रहा है कि भाई बुलडोजर लो और पाकिस्तान में घुस जाओ, रौंद कर चले आओ, तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम कुछ मानेंगे ही नहीं। ये वाला स्टैंड दिख रहा है यहाँ पर। ये विपक्ष ने कब कहा कि आप बुलडोजर लो, जैसे कि योगी जी का बुलडोजर चलता है और पाकिस्तान में घुस जाओ? ये विपक्ष ने तो कहा नहीं है। विपक्ष तो ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि आपके बुलडोजर चल जब रहे थे तो एन मौके पे जब वो अटैक करने वाले थे, हथौड़ा चलने वाला था, तो रुक क्यों गए? एक तो सवाल ये है। दूसरा 26/11 की आपने बात की, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? उस वक्त हमने एक आतंकवादी पकड़ा, उनका जिन सीडीएस की बात का जिक्र हम करते हैं कि सिंगापुर में उन्होंने ये किया, वही सीडीएस अनिल चौहान साहब ने ये भी बताया कि भाई 1 बजे वो अटैक करने वाला था, उसके पहले हमने ब्रह्मोस छोड़ दी, और ये बात खुद अजरबैजान में शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं। फिर हम क्यों नहीं मानते? सीडीएस की बात पे हम बाद में आते हैं।
4 आतंकवादी 26/11 के हमलों में मारे गए थे। एक को हमने पकड़ लिया था, दुनिया के सामने उसको खड़ा कर दिया, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, डीएनए टेस्ट और पता नहीं क्या क्या हमने दे दी। तहव्वुर राना का इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का वो सिटीजन होते हुए भी हमने दुनिया के सामने ये सबूत रख दिया, और आज नहीं तो कल वो तहव्वुर राना आ ही जाता। अभी बीजेपी की सरकार में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त तो हमने एस्टैब्लिश किया, हाँ युद्ध हम नहीं चाहते थे, ये उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टैंड था। युद्ध तो मोदी जी ने भी नहीं चाहा, नहीं तो क्या वो सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों पे हमला करके रोक देते। युद्ध करना और अपने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, दोनों में फर्क होता है। हम क्या पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर चाहते थे आज की डेट में? हम 2008 में भी नहीं चाहते थे। उस वक्त हमने उनकी जो भी आतंकवादी थे उनको मारा, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और अजमल कसाब को दुनिया के सामने ट्रायल, एक फेयर ट्रायल करके, जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी होती है, हमने उसको फांसी पे लटकाया। अभी हमने क्या किया है? पहलगाम के 4 आतंकवादी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया है। दूसरा, आपने आतंकी गतिविधि में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से उसको कहां आइसोलेट किया, कैसे एक्सपोज किया, आप ये बताइए। जब ये लड़ाई चल रही थी उसी बीच में आईएमएफ ने उसको लोन दे दिया, बहुत बड़ा 80 करोड़ का लोन दे दिया। जैसे ही युद्ध विराम की बात हुई उसके बाद एडीबी बैंक ने, जबकि एडीबी में भारत ने बहुत जबरदस्त रूप से अपोज किया था, भारत की बात नहीं सुनी गई, उसको लोन दे दिया गया। उसी दौरान रशिया, जो हमारा बहुत पुराना और लॉयल साथी है, उसने वहां पे इन्वेस्ट करने की बात कर दी। उसी दौरान वर्ल्ड बैंक ने कई प्रोजेक्ट्स वहां के लिए अनाउंस कर दिए। तो नहीं, 2 चीजें और हैं। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की 2 कमेटी हैं, जिसमें एक तालिबान पे क्या सैंक्शन लगेंगे, उस कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान है आज की डेट में। काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान आज की डेट में। तो आपने कहां पाकिस्तान को एक्सपोज किया? दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवादी एक्टिविटी को सपोर्ट करने का आपने क्या प्रयास किया? उसका फल तो दिख नहीं रहा है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, और सवाल के जवाब देने के लिए आप ट्रंप का बड़बोलापन कोट कर रहे हैं, आप राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण बयान को कोट कर रहे हैं। वो आप कोट करिए, लेकिन आप जवाब से नहीं बच सकते हैं। अगर हमारे जेट गिरे हैं तो वो क्यों गिरे? क्योंकि जयशंकर जी ने एडमिट किया है कि उन्होंने बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन खबर की थी कि हम करने वाले हैं। नहीं करते तो शायद वो सरप्राइज एलिमेंट की वजह से हमारे जेट्स को नुकसान नहीं होता। तो ये सवाल तो बनते हैं और उसका जवाब हमें सबको चाहिए। नहीं, ये तो डीजेमओ बताएंगे ना। अनुराग सर, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी पूर्णिमा जी ने बोली कि 2008 में मुंबई अटैक के टाइम पे कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को इतना अच्छी तरह से एक्सपोज किया कि तहव्वुर राणा को 2025 में भारत को मिल गए। तो इतना अच्छा एक्सपोज किया था कि करीबन 17-18 साल लग गए। दूसरी बात ये है, इनको भी तो 11 साल लग गए ना। नहीं वही मैंने तो तारीफ कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, आपके दृष्टिकोण की मैं तारीफ कर रहा हूँ। कांग्रेस ने बहुत वाहियात काम किया, लेकिन इनको भी तो 11 साल लग गए ना। नहीं पूर्णिमा जी, वही मैंने तारीफ करी, मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सपोज किया। देखिए इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण जानने लायक है। 2008 का भारत जो था वो इस तरह से विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर नहीं रहा था। आप अगर अपने आसपास भी एक लोकल राजनीति भी देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा होगा तो वो बाकी जो एस्टैब्लिश्ड बड़ी शक्तियां हैं वो चाहेंगी कि इसको चेक एंड बैलेंस, इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो पाकिस्तान कई लोगों के लिए जो एक ऐसे देश बना हुआ है कि उसको थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग करते रहो, जिससे भारत पे कहीं किसी न किसी तरह से कंट्रोल उनका बना रहे। एक और खबर कल जो छन के आ रही है कि जो नूर खान एयरबेस है उसमें पाकिस्तान फौज का कब्जा ही नहीं था, वहां तो अमेरिका के पूरा कंट्रोल में था। तो एक तरह से पाकिस्तान कुछ बड़ी शक्तियों के हाथ का एक खिलौना है। तो वो खिलौना चुपचाप चलता रहे, बोले ना, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इसके अंत में मैं ये फिर से तारीफ करना चाहूंगा, 18 साल में चलिए हुआ था वो राणा की कस्टडी मिल गई, इसके लिए कांग्रेस बधाई के पात्र है, उन्होंने इतना अच्छा केस बनाया था। ठीक है सर। पूर्णिमा जी ने एक बात कही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि हमने पहले ही कह दिया था। ये पूरी तरह गलत है। वो बिल्कुल सुना है। वो एक कूटनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ की अपनी भाषा होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई युद्ध शुरू हो गया है उसमें विदेश मंत्री को फोन करके क्यों कहेगा
विदेश मंत्री की क्या भूमिका है उसमें, या भारत के विदेश मंत्री की क्या भूमिका है, या पाकिस्तान के विदेश मंत्री की क्या भूमिका है। किसको फोन किया एस जयशंकर ने? क्या एस जयशंकर जो है डीजीएमओ पाकिस्तान को फोन करेगा? क्या विदेश मंत्री को फोन करेगा? क्या वहां के गृह मंत्री को फोन करेगा? बात हुई डीजीएम टू डीजीएमओ, और वो डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई ऑपरेशन हो जाने के बाद, वो बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई बाद में। तो इस प्रकार ये कहना पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है, और राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल हमें इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है। G7 की बैठक को लेकर के भी विपक्ष ने बहुत जल्दबाजी दिखाई कि भाई हमें तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया, विश्व गुरु हम बन रहे थे, हमें बुलाया ही नहीं गया। फिर मार्क कार्नी ने खुद ही फ़ोन किया प्रधानमंत्री को, पीएम के ट्वीट से ये बात सामने आ गई, उनको बाकायदा न्योता दिया गया। G7 भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक तो विपक्ष की जल्दी, और पीएम मोदी कई बार कैसे अवसर का इस्तेमाल करना है वो भी जानते हैं। G7 में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो बात अभी प्रतिनिधिमंडल करके आया है एक प्रतिनिधि के तौर पर, अब तो खुद प्रधानमंत्री भी वहाँ पर होंगे। नहीं, मुझे इतना याद आता है G7 को लेकर भारत ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम G7 की समिट में शामिल नहीं होंगे। और उसका कारण है जो आपका कनाडा है, कनाडा के साथ जो खालिस्तान वाला इशू चल रहा है, एक वो कारण है। दूसरा कारण सिक्योरिटी रीजन भी है, क्योंकि वहाँ जो खालिस्तानी हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी को लेके भारत सरकार किसी तरह की कोई कोताही और कोई लापरवाही नहीं करेगी। और इसके साथ भारत सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है कि आप यदि भारत के आंतरिक मामलों पे दखल रखेंगे तो भारत सरकार आपके साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखेगा। तो G7 को लेके अब भारत का रुख क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन भारत का जो पहले रुख था, आमंत्रण आने के पहले से ही भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि G7 की समिट में भारत शामिल नहीं होगा। अब रही बात इशू बनाने की, तो आप किस किस पे देखेंगे कि इशू नहीं बनाया जा रहा। अब ये इशू बनाया जाना क्या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उचित है कि भारत को तो न्योता ही नहीं मिला। यानी भारत के सम्मान को तार तार करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से लोग बैठे हुए हैं, जो ये हर मौका देखते रहते हैं कब हम भारत के सम्मान का चीरहरण करें। तो ऐसे में जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, उन सब लोगों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। संजय राउत आज बेईमानी हो चुके हैं, कोई गंभीरता से उनको नहीं लेता, उनकी पार्टी भी नहीं लेती, देश की जनता भी नहीं लेती, लेकिन उनके कारण जो शिवसेना है वो जरूर भुगत रही है। तो ये तमाम लोग, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये राजनीति और राष्ट्रनीति का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने तीन चेहरे हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद। ये तीन ऐसे चेहरे हैं जो बता दिए कि यदि हम भारत के अंदर हैं तो हम राजनीति करेंगे, लेकिन यदि हम भारत के बाहर जाएंगे तो हम राष्ट्रनीति करेंगे। यानी हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, जिनको हम हमेशा उंगली तो हम उठाते सीख हैं। कहाँ रहे हैं सर? उस पर भी तो कह रहे हैं ना कि वो भाई लौटेंगे तो बीजेपी इनाम देगी। सवाल इस बात का है ना कि आप अपने आप तो अपने मतलब उन्हीं के नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं। जब आप अपने ही लोगों पे संदेह करेंगे और अपने ही लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपके यहाँ से लोग जाएंगे। इसके कई उदाहरण हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब परेशान थे और राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उनकी तरफ देख ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो माधवराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों कांग्रेस में खप गए, लेकिन उनको गद्दार कह दिया गया, उनके सम्मान को ख़त्म किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसे तमाम लोग हैं, जतिन प्रसाद हैं, RPN सिंह हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब आप अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो वो छोड़ के जाएंगे, और बाद में आप आरोप ये लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ रही है। शशि थरूर की तरफ से कहीं ये मैसेज नहीं किया गया कि वो कांग्रेस को छोड़ने वाले, जबकि हर कदम पे शशि थरूर को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा, संदिग्ध किया जा रहा, उन पे संदेह जाहिर किया जा रहा। अब सलमान खुर्शीद भी उसमें आ गए हैं। सलमान खुर्शीद तब अच्छे थे जब कांग्रेस की राजनीति करते हुए उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस कांड के बाद सोनिया जी रोई थी। तो यदि उस समय अच्छे थे तो आज खराब क्यों हैं? ये असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पॉलिटिक्स ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यदि जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करना बंद कर देंगे, उस दिन उनका अपना वोट बैंक खसक जाएगा। तो वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से लड़ते हुए अपने आप को खड़ा किए हुए हैं। लेकिन जब विदेश में गए और आतंकवाद का मुद्दा आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने भारत का पक्ष रखा। तो इसलिए अपने लोगों पे संदेह करना छोड़ दे कांग्रेस, और अपनी जुबान पे यदि लगाम लगा लेगी तो मुझे लगता है कि जिस
रास्ते पे वो चल रही है वो बेहतर स्थिति में आएगी। नहीं तो ये सच्चाई है कि मुझे लगता है इंदिरा जी के बाद अब राहुल गांधी जी कांग्रेस की पोटली बना के ख़त्म करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन समीर सर मुझे एक बात बताइए, खैर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है या राहुल गांधी जो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के बीच कल एक तस्वीर आई चिनाब ब्रिज से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लिए हुए चिनाब ब्रिज पर थे। कई शब्दों से ज़्यादा स्ट्रांग एक तस्वीर हो जाती है कई बार, और उसके मैसेजिंग और उसके मायने कई बार अलग तरीके से निकलते हैं। चिनाब ब्रिज पर खड़े होकर पाकिस्तान को संदेश, दुनिया को संदेश, एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज, मैं सबको इसमें जोड़ रहा हूं। और वो जो एक गर्व की अनुभूति पूरे देश को उन्होंने करवाई, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से वो बातें खुद रख रहे हैं, वो भावना विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? निश्चित रूप से कल जो प्रधानमंत्री की तस्वीर आई थी, मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। और इतना बड़ा ब्रिज बनना वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना को भी एक संदेश है कि भाई भारत के अंदर, और 2014 के बाद ये देश ने देखा है कि जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो तय सीमा के अंदर कितने फास्ट तरीके से काम करता है। और सिर्फ कई ऐसे बड़े ब्रिज बने हैं, कई ऐसी बड़ी ट्रेनें चली, कई ऐसी जगह हाईवेज बन रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि भाई जहाँ दुर्गम स्थानों पर कोई जाने की सोच नहीं सकता, वहाँ पर आप बहुत शानदार सड़कें मोदी सरकार के आने के बाद हुई है। मुझे लगता है कि विपक्ष को एक ये परेशानी भी है कि भाई जो 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक का मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा था, वो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल रहा था 10 साल का, इस 10 साल की जब तुलना होती है तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है कामों को लेकर, चाहे वो देश की आर्थिक नीति हो या चाहे विदेश नीति हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हो कि आज भाई जो रक्षा पे सब कुछ आयात करता रहा देश, आज निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। आज देश के बने हुए डिफेंस सिस्टम को दुनिया से ऑर्डर मिल रहे हैं कि भाई नहीं, हम भारत से खरीदेंगे। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा परिवर्तन देश के उसमें हुआ, और देश के अंदर भी एक गर्व की भावना इस बात को लेकर आई है। तो विपक्ष को लग रहा हो कि लगातार देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई मेरे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, उसकी दिशा में भारत लगभग पहुंचने की स्थिति में है। तो विपक्ष को यह भी चिंता है कि जिस तरीके से देश की जनता का लगातार प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन मिल रहा है, तो उनके राजनीति के लिए भी ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। लेकिन विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि भाई जनता का मूड क्या है, मौसम और माहौल क्या है। आप मौसम और माहौल देखकर आप प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए। सत्र शुरू हो रहा है, सत्र में आप प्रश्न पूछिए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्र में सरकार को कटघरे में खड़े करने से बेहतर ये होगा कि आप सेना के लिए बधाई प्रस्ताव विपक्ष लेकर आए कि जिस तरीके से सेना ने शोर का किया था, वहाँ पर सरकार का कटघरे में खड़ने से बेहतर ये है कि एकजुटता का प्रदर्शन किया जाए। देखिए, राजनीति करने के लिए आपके पास समय है, तो संसद के सत्र का इस्तेमाल विपक्ष कैसा करता है, सरकार कैसा करती है, देखने वाली बात होगी। मेरी इच्छा ये एक भारतीय नागरिक के रूप में कि भाई संसद का जो सत्र है यह सिर्फ वाद विवाद में, आरोप प्रत्यारोप में, हो हंगामे की भेंट ना चढ़े कि मालूम पड़ा सत्र स्थगित हो रहा है और सरकार से सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है, सरकार को जवाब देने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमने देखा है जब प्रधानमंत्री मोदी से प्रश्न पूछे गए संसद के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जब जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष कई बार वॉकआउट करके चला गया है। तो विपक्ष प्रश्न पूछे, सरकार उसका जवाब देगी, तो यह स्थिति मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी भी समय है, विपक्ष इस तरह के प्रश्न ना पूछे कि जिससे देश के आम जनता की भावना आहत हो, सेना के ऊपर किसी तरीके के आरोप लगने की स्थिति उत्पन्न हो, और ये विदेश में या पाकिस्तान के संसद में या पाकिस्तान के नेता आपके बयानों को कोट करके बताए कि देखिए भारत के अंदर ही विपक्ष इस तरीके से सरकार से प्रश्न पूछ रहा है और सरकार देने की जवाब नहीं है। तो आप सरकार से जरूर प्रश्न पूछिए, लेकिन आपके प्रश्नों से कहीं विदेशी ताकतों के हाथ मजबूत ना हो, इतना जरूर ध्यान रखिए। जो बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल जयदीप सर, क्योंकि उसी तस्वीर से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे दो चीज़ें जो समझ में आती है, समीर सर ने काफ़ी चीज़ उसमें कह दी, मुझे दो चीज़ें समझ में आती है। एक तो ये कि भाई विपक्ष आप जितना भी सवाल उठाते रहें, आप उठाइए, सियासत कीजिए, सियासत हम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा काम भी उसी तरीके से चल रहा है। और वो चिनाब ब्रिज से वो तस्वीर सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जो भारत को लगातार किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और अपनी तुलना भारत से करता है, लेकिन हम कहां पहुंच गए और वो कहां गर्त में पड़ा हुआ है, उसके लिए एक बड़ा मैसेज, दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज कि आप साथ आए ना आए, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और आतंकवाद को भी जवाब उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ वो ब्रिज खड़ा हुआ और जिस मजबूती के साथ पीएम मोदी तिरंगा वहां पर लहराते हुए नजर आए। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रतीक है। कोई ड्रोन बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है, आतंकवादी बना रहा है, परमाणु शक्ति इकट्ठा कर रहा है, वहीं पर हम ब्रिज बना रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, औद्योगिक विकास की रफ्तार हमारी तेज़ है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार सब लोग देख चुके हैं। तो ये जो चिनाब ब्रिज वाली आपने बात की है तो बहुत बड़ा प्रतीक है। और वहाँ से जो तिरंगा लहराया गया, दरअसल वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए लहराया गया, तो वहाँ तो उसमें तो कोई शक नहीं है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई 2 या 4 साल पुरानी परियोजना नहीं है, कम से कम 2 दशक का समय इसको पूरा लगा है शुरुआत से लेकर अभी तक आकार लेने में। तो उसमें
कुछ पिछली सरकारों के अंदर भी सोच तो वहां से थी, योजना वहां से थी, लेकिन कार्यान्वयन कितनी देखिए, केवल अगर वो सरकार ये कह रही है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करते, फिर हम भूमि पूजन करने के बाद उसका पूरा उद्घाटन भी विधिवत करते हैं और वो करके वैसा दिखा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसके समय में योजना शुरू हुई, मतलब सोच थी, अगर सोच थी तो वो क्रियान्वित क्यों नहीं हुई, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो अच्छी बात है, और ये पूरे देश के लिए है। ये जो पुल बना है ये किसी पार्टी के लिए नहीं बना है, केवल एक पार्टी के लोग इस पुल से इधर से उधर नहीं जाएंगे या उनका समय नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात है सेना के लिए कितना सुगम हो जाएगा, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तरह के विकास कार्यों से हम केवल पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये हमारी प्राथमिकता है। हम किसी के घर में घुस के नहीं मार रहे हैं, अगर कोई आ रहा है तब हम जाके उसको केवल सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। वो हमारे आतंकवादी भेज रहे हैं, हमारे पर्यटक बेचारे जो घूम रहे थे पहलगाम में, उनका क्या कसूर है, क्या दोष है? पर्यटन के लिए गए थे, घूमने गए थे, वहां पर जो एक बड़ा मैदानी इलाका है बाईसरन घाटी का, वहां पर आनंद ले रहे थे, आप वहां से आतंकवादी भेजकर उनको मार रहे हो। भाई क्यों मार रहे हो? हमारी प्राथमिकता सूची में ये सब नहीं है। चिनाब पर पुल बनाना, अच्छी गति की ट्रेनें चलाना, ऐसी सुरंगें जो सोच नहीं सकते लोग, वहां पर इतनी टनल्स बनी हुई हैं, उनकी लंबाई, उनकी जो आकार है, जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर ज्यादा ऊंचा वो पुल है। तो ये जो इंजीनियरिंग का हमने नायाब नमूना पेश किया है, ये भारत की तरक्की का प्रतीक है, मिसाल है। और जहां एक तरफ सिंदूर हमारे शौर्य का प्रतीक बना, वहीं ये हमारी तरक्की का, हमारी आधुनिकता का भी प्रतीक बना है। और ये संदेश ये भी है कि हमारी प्राथमिकता सूची में यही चीजें ऊपर है, हम इन पर फोकस करना चाहते हैं। आप अगर हमें डिफोकस करवाएंगे तो हम मजबूरी में फिर उस तरफ भी चले जाएंगे कि हमारी रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। अब उस पर राजनीति जो हो रही है उस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, खराब है, गलत है, ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लोग किस वक्त देश के साथ खड़े रहना है और किस वक्त पार्टी के साथ खड़े रहना है, इसका अंतर कर लेंगे तो सारी बहस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये बड़ी बात है, जो आखिरी लाइन आपने कही है यही पूरा सार है कि किस वक्त देश के साथ खड़े रहना है, किस वक्त पार्टी के साथ खड़े रहना है, ये तय करना होगा बड़े नेताओं को, राजनीतिक दलों को। और शायद इस वक्त जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो बयान वो दे रहे हैं, उसका फायदा किसको होगा वो पूरा देश जान भी रहा है, समझ भी रहा है। अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने अपने हिसाब से जरूर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कई बार उसका जो मतलब होता है वो दुनिया में कुछ और निकाला जाता है। और ये बात समझना होगा विपक्ष के सभी नेताओं को। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप राहुल गांधी के बयानों को देख लें और विपक्ष के दूसरे नेताओं के सवालों को देख लें तो वो अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। और सत्ता पक्ष से भी सिर्फ शौर्य का फायदा उठाने की जगह तमाम बातों पर जवाब भी उसी तरीके से निकल कर आए तो बहुत बेहतर होगा। हमारी इस बहस में ये निकल कर आया है। आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर रख सकते हैं, अपनी सवाल भी जरूर छोड़कर जाइएगा। और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।